जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ आसिम अली राशि साहब को, जो हमारे पास दुबई से हैं। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद मैं वेलकम करता हूँ सैयद अशद हुसैन को, ये हमारे पास रावलपिंडी से हैं। और उसके बाद मैं वेलकम करता हूँ अमार अहमद को, जो कराची से हैं हमारे साथ। उसके बाद नुमान इकबाल, ये दुबई से हैं। और मैं वेलकम करता हूँ हमारे साथ हारिस हैं दुबई से। तो गाइस सारे ही मैच्योर और एक मार्केट को समझने वाले हैं। आज एक नई चीज़ जो आप सब सीखने जा रहे हैं, क्योंकि एक नया इल्म जो है नया अमल पैदा करता है। तकरीबन सारे ही फॉरेक्स से जो है आशना नहीं है ज़्यादा, लेकिन पिन पॉइंट जो चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो 2 मंथ की ये जो जर्नी है, जो हमने शेड्यूल डिज़ाइन किया है, आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और अपने कॉन्सेप्ट साथ साथ अच्छे करते जाने हैं। आज के इस पहले सेशन में मैंने आपको सॉफ्टवेयर की क्या अहमियत होती है और सॉफ्टवेयर और किस तरह से इंस्टॉल करते हैं MD4 के साथ, तो वो मैंने इंस्टॉल कराया। और उसके बाद जो अब नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं वो है फॉरेक्स की वर्किंग क्या है। ठीक है, फॉरेक्स किस तरह से काम करती है। तो फॉरेक्स सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉरेक्स लफ्ज़ फॉरेक्स का क्या मतलब है हमें। तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेक्स जो है ये एक्सचेंज है, कन्वर्जन है एक करेंसी से दूसरी करेंसी की, और इसमें हम पेयर में काम करते हैं। ये दुनिया की नंबर 1 और बड़ी एफिशिएंट मार्केट है, जिसका जो पर डे का जो टर्नओवर है वो $5 ट्रिलियन प्लस है। अब सवाल ये है कि ये काम किस तरह से कर रही है। तो ये जो काम कर रही है मार्केट, इसमें तीन तीन किस्म के ऑप्शंस हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। एक बाय, दूसरा सेल, तो तीसरी चीज़ है एग्जिट करना या अपनी अपनी ट्रेड को क्लोज करना। दरअसल आप देखेंगे तो ये डिसीजन है बाय और सेल का। ये जो आपकी ये जंग है बाय और सेल के साथ सारी ज़िंदगी रहेगी कि आपने क्या चीज़ जो डिसीजन किया है, या तो आपका डिसीजन आपका ख़जाना आपका अकाउंट वॉश कर देगा, या वही डिसीजन आपका बाय या सेल का आपका अकाउंट भर देगा, आपका ख़जाना भर देगा। तो इसमें दरअसल जब आप बाय करोगे तो इसका क्या मतलब होगा, जब आप सेल करोगे इसका क्या मतलब होगा, जब आप एग्जिट करोगे इसका क्या मतलब होगा। तो गाइस मैंने पहले बताया कि ये मार्केट पेयर में चलती है। दुनिया का कोई भी काम है वो पेयर में ही चलता है। तो इसमें मैंने आप एग्जांपल के तौर पर आपको मैंने 2 मुल्क की करेंसीज की कन्वर्जन करके बताऊंगा कि आप देखेंगे इसमें यूरो और USD दोनों 2 मुल्क हैं। इसमें आप अगर बाय करते हो इसका मतलब क्या होगा, आपने पहली करेंसी यानी बेस करेंसी को बाय किया, और दूसरी करेंसी जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दूसरी करेंसी ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी। अगर आपने सेल के बटन पे क्लिक किया तो पहली करेंसी सेल होगी और दूसरी ऑटोमेटिक बाय हो जाएगी। ये है सिंपल इसकी वर्किंग। जब एग्जिट करोगे तो आपकी ट्रेड वहीं प्रॉफिट या लॉस में एग्जिट हो जाएगी। फॉरेक्स में बहुत ही सिंपल वे में ये चीज़ें आप पहले अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद अगला सवाल पैदा होता है कि ये मार्केट वजूद में आई कैसे। क्या हम छोटे अमाउंट के साथ, कितना छोटा अमाउंट जो है हम इस मार्केट में लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस इसमें आप मिनिमम $1 to $5 भी अगर आपके पास हो तो फिर भी आप इस मार्केट के साथ एंटर, इतनी बड़ी मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ है कि इस मार्केट में कौन कौन ट्रेडर काम कर रहे हैं, कौन लोग होते हैं काम करने वाले। तो इसमें 2 टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ोगे, एक इंटर बैंक और एक रिटेल ट्रेडर। जो इंटर बैंक ट्रेडर्स होते हैं वो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास बिलियन ट्रिलियंस डॉलर्स के अकाउंट होते हैं, और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो आप और मेरे जैसे होते हैं जिसके पास 1000, 2000, 10,000, 20,000 लाख डॉलर्स का अकाउंट होता है। ठीक है, जिससे हम ट्रेड करते हैं, इसको कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स यानी छोटे ट्रेडर। अच्छा, 90s की जो हम बात करें, 90s में जो काम हो रहा था वो बैंक टू बैंक काम हो रहा था। यानी आपने अगर $10 बिलियन, $10 ट्रिलियन के अगर यूरो लेना है तो आपने क्या किया, तो इतनी बड़ी अमाउंट एक छोटे ट्रेडर के पास तो नहीं थी, लेकिन बैंक टू बैंक ट्रेड वो कर रहे थे। यानी बिग प्लेयर जो जो होते हैं, यानी बड़े मगरमच्छ हैं, वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन छोटे ट्रेडर को जगह नहीं मिल रही थी काम करने की। फिर हुआ क्या, फिर एक एक्ट 15 दिसंबर 2000 को एक एक्ट पास किया जिसका नाम था मॉडर्नाइजेशन
मॉडर्नाइजेशन एक्ट जो पास हुआ 15 दिसंबर 2000 में, ये एक्ट क्या कहता है? ये इस एक्ट ने इजाज़त दी कि यार ये जो छोटा ट्रेडर्स है वो भी मार्केट में आ सकता है, लेकिन उसके उसके लिए उन्होंने एक रूल्स बनाया। उसके लिए उन्होंने क्या बनाया कि अगर हम उन्हें लिवरेज प्रोवाइड कर दें, उनकी अगर छोटी अमाउंट को हम मार्केट में इन्हांस कर दें, तो ये बड़ा ट्रेडर जो है, जो छोटा ट्रेडर है, वो बड़े ट्रेडर के साथ मिलकर ये काम कर सकता है। अब सवाल, अब सबने एक सवाल नहीं किया कि ये हुआ कैसे? एक छोटा ट्रेडर $5 के अकाउंट से किस तरह से एक बड़ी मार्केट में एंटर हो सकता है? तो इसका सिंपल उन्होंने एक चीज दी, वो दी हमें लिवरेज। एक लिवरेज दी। इस लिवरेज की कहानी आपको मैं समझाता हूँ। कोई मुझे बताएगा कि उसके नजदीक इस टाइम लिवरेज का क्या मतलब है? मुझे हारिस आप बताओ, हारिस लिवरेज का क्या मतलब है? ब्रीफली बताना, इसे लिवरेज का क्या मतलब समझते हो आप? लिवरेज का मसला मतलब यही है कि आपको किसी तरह की एक ईज प्रोवाइड करना, आसानी प्रोवाइड करना। जो काम आपको एक मिनिमम कैपिटल से, या मतलब बज़ाहिर कोई काम, बहुत बड़ा सा काम आपको जो मुश्किल लगे, लिवरेज की मदद से जो है बहुत इजीली आप वो कर सकते हैं। ये तो बहुत ही लेमैन लैंग्वेज है। इस पे इस तरह से आप समझ लें कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कैपिटल है सिर्फ 50 लाख रुपए का, और मैं एक सुपर स्टोर खोलना चाह रहा हूँ, तो वही वाली बात है कि 50 लाख रुपए में मैं सिर्फ फर्नीचर और ये शेल्फे बनवाऊंगा तो वो पूरे हो जाएंगे। एडवांस दूंगा, जो 6 महीने का डिपॉजिट दूंगा, वो पूरे हो जाएंगे। अब बात वही है, मैंने सुपर स्टोर या मिनी मार्ट खोल लिया, लेकिन उसमें माल डालने के लिए मेरे पैसे नहीं है। तो जो कंपनियां हैं, मुझे वो अगर क्रेडिट पे या मुझे एक ये फैसिलिटी दें कि भाई आप हमसे ये सामान ले लें इतने महीने या इतने अरसे का क्रेडिट पे, और उससे होगा क्या कि बेसिकली मेरे पास क्योंकि कैपिटल नहीं था, लेकिन उनके क्रेडिट देने से मैं कम से कम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं सेल करूंगा उनको पैसे वापस कर सकता हूँ। अच्छा, मैं आपको ना जरा लिवरेज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप सबने पढ़ा होगा फिजिक्स के एतबार से। एक पत्थर पड़ा है, इसमें पहले बैच में भी बता चुका है एग्जांपल, कि एक पत्थर जी पड़ा है और पत्थर बहुत भारी है। आप इसे अपने हाथ से हटाओ तो नहीं हटा सकती आसानी से। आपने क्या किया? एक डंडे का इस्तेमाल कर लिया इसको हटाने के लिए, ठीक हो गया। अब क्या हुआ? अब ये हटाना आपके लिए आसान हो गया। इसको कहते हैं लिवरेज। आपने क्या किया? लिवरेज प्रोवाइड की। आपकी जो इस टाइम कुव्वत लग रही थी, पहले बहुत ज्यादा लग रही थी, अब लेकिन पत्थर नहीं हट रहा था, लेकिन अब उसी कुव्वत में आपने क्या किया? इतने बड़े पत्थर को हटा दिया। इसे लिवरेज कहते हैं। अब फॉरेक्स की जुबान में इसे कैसे समझते हैं? फॉरेक्स में क्या हो रहा था? आप बिलियन और ट्रिलियंस अकाउंट के साथ ही लोग एक बैंक से बैंक टू बैंक ट्रेड कर रहे थे। जब छोटा ट्रेडर आया, अभी आपने एक लिवरेज 1/एक्सी ट्रेडर में 1/400 रखी है। तो अब गौर करें उसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि आपका $1 मार्केट में जब पहुंचेगा, वो पहुंचेगा $400 का। अब समझ आई? आपका एक $100 का अकाउंट जो होगा, मार्केट में $4000 का अकाउंट होगा। उसकी इतनी वर्थ होगी मार्केट में। आपको ट्रेड लेना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल यहाँ दूसरा पैदा होता है कि ये लिवरेज कौन प्रोवाइड करता है? फिर उससे क्या फायदा होता है? ये लिवरेज जो है हमारे पास, ये ब्रोकर्स जो हैं, इंटरबैंक ने जो फिर इन्होंने जब ये मॉडर्नाइजेशन का जो एक्ट पास किया 15 दिसंबर 2000 को, उन्होंने ये कहा ये जो सारी एक्टिविटी जो हैंडल करेगा, वो एक कौन सा करेगा? वो एक ब्रोकर प्रोवाइड करेगा लिवरेज। वो ब्रोकर क्या करेगा? वो आपको लिवरेज तो देगा, लेकिन उसके साथ वो अपना स्प्रेड की जद में वो उसमें चार्ज काट लेगा। अब इस स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको समझ भी आ जाएगी। वो क्या करेगा? अपना स्प्रेड काट लेगा। अब मजीद सवाल पैदा हो जाएगा, अब ये स्प्रेड क्या है? स्प्रेड जो होता है वो कमीशन होता है, यानी बाइंग और सेलिंग में जो फर्क आप देखोगे आगे, उसका मतलब होता है स्प्रेड। फॉर एग्जांपल, आपने गोल्ड लिया 1810.10 रेट था उस टाइम। जब आप बाय करोगे तो आपको जो ब्रोकर प्रोवाइड करेगा वो फॉर एग्जांपल 20 प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब उसने 0.10 सेंट जो है आप कमीशन रखा, स्प्रेड रखा उसका, ये उसकी कमाई है। अब हमने ये स्प्रेड पे किया, उसे में फायदा क्या मिला? क्या उसने हमें एक लिवरेज प्रोवाइड किया हुआ है, वो हमारी ट्रेड को मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कराएगा। और यही ब्रोकर, मैं बार बार कहता हूँ कि हमने ब्रोकर बड़ा सोच समझ के इंतखाब करना है।
यही ब्रोकर जो होता है हमारा सारा पैसा इसी ब्रोकर के मतहत ही होता है, जो अपना ये कमीशन काटता है, हमारी ट्रेड को रियल मार्केट में ले जाता है। तो अभी तक इस पूरे पैराग्राफ में आपको सिर्फ ये समझ आ जाना चाहिए कि रिटेल ट्रेडर्स और इंटरबैंक जो मार्केट क्या होती है, जो आपके छोटी अमाउंट को बड़ी अमाउंट में जिन्होंने कन्वर्ट करना है वो ब्रोकर है। उस ब्रोकर ने क्या किया, आपको जो आसानी पर पैदा करेगा वो स्प्रेड की मदद से उस सर्विस को काट लेगा। गॉट इट? आसिम भाई इस पे एक सवाल है, इसमें कोई सिक्योरिटी टाइप की चीज आएगी? मतलब वो हाँ, हमारे बिल्कुल। $1 को $400 शो कर रहा है, और मतलब लेट्स से कि इंश्योरेंस टाइप की कोई सिक्योरिटी होगी इसमें? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, चार्ज शो नहीं कर रहा था, हमारी स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है उसकी रियल मार्केट में। अच्छा। और दूसरी बात, हमारी सिक्योरिटी, जो भी ये ब्रोकर्स होते हैं ना जी। ये ब्रोकर ये FCA से FSA से रजिस्टर्ड होते हैं। ओके। ठीक है, जब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनका इतना बहुत कॉस्टली और क्या कहते हैं ना बहुत देर पा होता है, इन्हें इतनी आसानी से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती ब्रोकर्स को। इन्हें अपनी रेगुलेशन चेक करवानी पड़ती है, इन्हें बड़ी लाखों डॉलर फीस देनी पड़ती है। ठीक है, अपने एसेट शो करवाने पड़ते हैं, अपने एसेट रिजर्व कराने पड़ते हैं, फिर जाके इन्हें एक लिमिट तक ब्रोकर्स को क्लाइंट हायर करने की या क्लाइंट लेने की इजाजत होती है कि कोई इनके साथ इतने बड़ा डिपॉजिट कर सकता है। फिर इन्हीं ब्रोकर के साथ बड़े बड़े हेज फंड जिसमें कंपनीज हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, वो भी अटैच होती हैं। ठीक है, जहां इतनी बड़ी कंपनीज अटैच हो तो उसके साथ हमारे $5,000 इसका मतलब सेफ ही होता है। इसलिए हमने उस ब्रोकर का इंतखाब करना होता है जिसके साथ बड़े लोग, बड़े हेज फंड्स, बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट्स के इदारे अटैच हो। अब एक्सी जो आसिम भाई, वो $1 कैसे 400 की स्ट्रेंथ रखता है, ये जरा थोड़ा क्लियर कर दें प्लीज। अब देखिए, इससे जब लीवरेज का कांसेप्ट समझ आया आपको? जी जी। लीवरेज का कांसेप्ट ये था, पहले 90s की जब बात करें, पहले बैंक टू बैंक ट्रेड होती थी, छोटा बंदा ट्रेड ही नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास बड़ा एसेट ही नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं प्रोवाइड किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारी अमाउंट को रियल मार्केट तक लेके जाए। ओके। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इतना बड़ा पत्थर है, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इसे ये हिल भी नहीं रहा। इसी तरह के हमारा एक छोटा सा अकाउंट है जो इस मार्केट में हैसियत ही नहीं रखता, इंटरबैंक की मार्केट में हैसियत ही नहीं रखता। तो हम ये कहते हैं कि ये इसकी फोर्स इतनी होगी, इसको हटा तो सके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें लिवरेज दिया, हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, लेकिन हम फोर्स हमारी उतनी नहीं रही $1 की ही, लेकिन हमारी फोर्स क्या हुई, इस पत्थर को हटाने में कामयाब हो गई। इसका मतलब सिर्फ यही है, मतलब कंबाइन बहुत से छोटे छोटे फंड्स को मिला के एक बड़ा फंड बना दिया। बिल्कुल बड़ी जामे बात कर दी आपने, बिल्कुल ऐसी है। ये पैराग्राफ सबको समझ आ गया कि ये वजूद में कैसे आई? सही है। अच्छा, अब मजीद इसमें एक और चीज भी बता देता हूँ, आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार एक बात करूं कि इंटरबैंक ट्रेड किस तरह से करता था और रिटेल ट्रेडर्स किस तरह से काम करते हैं। अब देखो, जो इंटरबैंक ट्रेडर था ना, फॉर एग्जांपल, अब इस टाइम यूरो की इस टाइम प्राइस खड़ी है 1.17551। ठीक हो गया। ये जो पहली चीज है ना, इसको कहते हैं यूनिट। ठीक हो गया। ये पॉइंट के बाद जितनी भी चीजें होती हैं उसको कहते हैं डेसिमल। ये बात समझ आ गई सबको? सही है। अच्छा, बैंक टू बैंक जब ट्रेड होती थी ना, उन्होंने यूनिट टू यूनिट ट्रेड करनी है। समझ आ गई? यानी पूरा का पूरा यूनिट परचेज करना है उन्होंने। वो फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट है 10 बिलियन का, 10 मिलियन का, तो इन्होंने ये कहा कि यार ये ट्रेड तो हमारी बैंक के दरमियान तो हो ही रही है, हम क्या करें, जो छोटा रिटेल ट्रेडर्स है ना उसको इस डेसिमल में काम करवा दें। अब हम क्या करते हैं, इसके 4 डेसिमल में काम कर रहे होते हैं यूरो के, जिसे हम पिप कहते हैं, परसेंटेज इन पॉइंट्स में। इन ब्रोकर्स ने हमें जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम किस में काम कर रहे हैं, 0.1
0.0001 हम इस डेसिमल में काम कर रहे हैं। और पहले काम किस में होता था? पूरा का पूरा यूनिट परचेज होता था, यानी बड़ी की बड़ी लोड लेते थे वो। इस ब्रोकर की मदद से हमें इस डेसिमल में काम करने की इजाजत मिलेगी, जिसे हम पिप कहते हैं, परसेंटेज इन पॉइंट्स। यही हमारी उन्होंने आसानी की हमारे लिए कि हम भी इसमें काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अगर यूरो लेना है तो हमें 0.00 कुछ स्ट्रेंथ में यूरो मिलेगा, वो भी मिल सकता है हमें। आपको ये बात मजीद अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि पहले मतलब इसका यही मतलब हो गया ना कि पहले सिर्फ ये मार्केट बड़े प्लेयर्स के लिए थी, अब कंज्यूमर भी इसके अंदर कनेक्ट हो गए। कंज्यूमर भी कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल। अब सवाल ये है कि अच्छा मजीद आपको यही चीज अब मजीद समझ आ जाएगी। अब देखो, अब इस स्लाइड को देखना, ये है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। अब इस फॉरेक्स मार्केट के जो ये दो हिस्से हैं, एक हिस्सा बैंक भी इसके साथ अटैच है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यानी कंपनीज भी अटैच हैं, ठीक है। इसके साथ इंटर बैंक्स भी अटैच होते हैं, और गवर्नमेंट, पूरी की पूरी गवर्नमेंट भी अटैच होती है इसके साथ, तो ब्रोकर भी अटैच होते हैं इसके साथ। अब इतने बड़े लोग अटैच हैं, इसका मतलब वो किसी आम ब्रोकर के साथ तो अटैच नहीं होंगे ना। एक ऐसा ब्रोकर जो अच्छी स्ट्रेंथ रखता होगा, जिसकी रेगुलेशन बहुत अच्छी होती होगी, उसी के साथ ही लोग काम करेंगे, जो बड़े बैंक्स होते हैं। अब सवाल है कि आपको सवाल करना चाहिए कि अब ब्रोकर अच्छा कौन सा है। तो अभी इस टाइम मार्केट में दो अच्छे ब्रोकर चल रहे हैं, एक एक्जी और एक पेपरस्टोन। और एक्जी का हमने डेमो भी बना लिया, इसे प्रैक्टिस भी करेंगे। इनके साथ बड़े बड़े हेज फंड्स अटैच होते हैं। ये हमारा पैसा इन ब्रोकर्स में बाकी ब्रोकर्स में बहुत सिक्योर होता है। ये हमें विड्रॉल आराम से दे देते हैं, डिपॉजिट भी आराम से कर लेते हैं, विड्रॉल भी दे देते हैं। इसके साथ हमारे पास ये रिटेल ट्रेडर यानी छोटा ट्रेडर जो है, वो भी इसके साथ अटैच होता है। ये भी ट्रेड कर रहा है, ये लोग भी ट्रेड कर रहे हो। ये ब्रोकर बेस कहाँ है? एक्जी ब्रोकर्स? एक्जी ऑस्ट्रेलिया का है और ये यूके बेस है पेपर। और हमारा अकाउंट जो होगा वो डॉलर्स में ही हमेशा होगा? हाँ बिल्कुल, हम हमारी जो करेंसी होगी, पीकेआर है या धर्म में है, जिसमें भी है, ठीक है, उसे हम इसी करेंसी यानी यूएसडी में ही कन्वर्ट करके क्या कहते हैं, ट्रेड करेंगे। वो जो लास्ट जितने भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपीस से हमको यूरो खरीदना है फॉर एग्जांपल, तो पहले पाकिस्तानी रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर डॉलर से अब हाँ बिल्कुल ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। और ये कन्वर्ट करने का तरीका जो है, हमारा स्पिल अकाउंट होगा, जो मैं आपको लास्ट में बनवाऊंगा भी सही आपको। तो ये जब कन्वर्ट करेंगे तो एवरी टाइम जो ब्रोकर होगा वो कमिशन लेगा, यानी पीकेआर से वो पहले डॉलर का लेगा, फिर डॉलर से यूरो का लेगा? उसके छोड़े मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है, वो चीजें हैं। अभी जस्ट आपको फोकस रखिए, क्योंकि जो सवाल आप करें वो आखिरी बिल्कुल आपने ना जहां हमने एंड करना है, आपने वहां से सवाल कर दिया, ठीक है। तो ये सारे सवाल आपको आराम से वही मिल जाएंगे। अभी आप लर्निंग पे फोकस करें कि किस तरह से हम मार्केट को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन है उसको समझें, हम किस तरह से कैसे एंटर होंगे, वो मैं आपको लास्ट सेशन में बताऊंगा कि हम स्किल अकाउंट बनाएंगे, ब्रोकर का अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। उसमें फिर मैं आपको एक दो कहते हैं डिपॉजिट करके डॉलर्स में दूंगा भी सही, ठीक है, खुद से, कि किस तरह से आपका मार्केट में आप एंटर हो सकते हो। ठीक हो गया? ओके, ठीक है अहमद? ठीक, जी जी, मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा, घबराओ नहीं, वहां तक भी ले जाऊंगा। ओके ओके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीजों को चलोगे, आप कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ जाओगे। सही अब सही। सवाल ये है कि अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि हम करेंसी में काम करेंगे। अब कौन सी मेजर करेंसी है जिसमें हम काम करेंगे? अच्छा, सबसे पहले मैं पढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं, हम हमेशा एज अ फॉरेक्स ट्रेडर उसमें काम करते हैं जिसमें हाई वोलेटिलिटी हो, फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, ऐसी चीज जो ज्यादा ट्रेड हो रही है, उसमें काम करते हैं। तो वो कौन से, हम कभी डेड चीज में काम नहीं करते। एक चीज है जिसकी वैल्यू रुकी हुई है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, उसमें काम ही नहीं करेंगे हम ऐसी करेंसीज में काम करेंगे जो मतलब ज्यादा फेमस हैं और जिनके बायर और सेलर ज्यादा हैं। ओके, तो कुछ करेंसी हैं एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आपको इनके निकनेम भी आने चाहिए, और इनकी करेंसी का जो बैंक है वो भी आपको पता होना चाहिए।
या आप अभी से हैबिट बना लें। ये चीज़ें आपको, ये स्लाइड आपके साथ एज इट मैं शेयर भी कर दूंगा, आप इसको याद कर लें सारा। ऐसा ऐसा ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले जो इस टाइम हमारी सुपर पावर की करेंसी है यानी यूएस से, मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंसी, इसके बारे में, इसके हालात क्या चल रहे हैं, इस करेंसी का मतलब क्या है, इसके पीछे बैंक कौन सा, आपको पता होना चाहिए। वो करेंसी क्या है? यूएसडी करेंसी। ये यूएस से बेस करेंसी है। अच्छा, इसका निकनेम इसे हम बक भी कहते हैं और ग्रीन बैक भी कहते हैं, ठीक है। इसके पीछे जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, यानी इसका शॉर्ट नाम फेड भी कहते हैं इसको। जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो हमारी सारी इन्फ्लेशन, जो मनी की जो सप्लाई है, वो हमारा स्टेट बैंक देख रहा है। और स्टेट बैंक के नीचे जितने भी बैंक्स हैं वो उसके मतहत हैं। हमारे जितने भी पाकिस्तानी बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक के मतहत हैं। इसी तरह जो इस टाइम इनका जो स्टेट बैंक है वो फेड है, यानी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी करेंसी है यूरो, यूरोपियन का। इसका जो निकनेम है वो फाइबर भी कहते हैं इसको। इसके जो पीछे बैंक है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ईसीबी कहते हैं उसे, ठीक है। और दूसरा है यूके का जीपीपी, यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। आपको जो MT4 पे शो होंगे ना, जस्ट ये शो होंगे, ठीक है। सैम्बल्स देके आपको पता लग जाना चाहिए कि यार हम किस में ट्रेड करने जा रहे हैं। जीपीपी, इसे हम केबल भी कहते हैं। केबल बहुत नाम मशहूर है। जब आप फॉरेक्स की महफिल में बैठेंगे जहाँ सारे ट्रेडर बैठे हैं, वो नाम नहीं लेंगे, वो ऐसे लेंगे, यार फाइबर में ट्रेड लिया आज, केबल में ट्रेड कैसे गई, ठीक है। वो इसमें बात कर रहे होंगे। आपको ये निकनेम आनी चाहिए। इसका जो नीचे बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है। इसी तरह जापानीज यान है, उसे हम यान भी कहते हैं। स्विसी है, ओजी है, केवी है, लोनी है। तो आपको ये निकनेम भी आने चाहिए और इसका सिंबल्स भी पता होना चाहिए। ये फाइल आप देख लेना। ये मेजर करेंसीज हैं या करेंसी पेयर हैं, इसमें ज़्यादा ट्रेड होती है और ये 8 पेयर बहुत ही अहम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फॉरेक्स जो है किस टाइम ओपन होती है, और ये जो टाइम आप देख रहे हैं यही टाइम क्यों है? दो सवाल। पहला सवाल ये है कि फॉरेक्स ओपन कब होती है, दूसरा ये किस टाइम, इसके टाइम कौन कौन से हैं। तो इस फॉरेक्स की जो पूरे दिन का जो टाइम होता है ना 24 घंटे का, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला टाइम जब मार्केट ओपन होती है मंडे को, फॉर एग्जांपल आज मंडे है तो मार्केट ओपन होगी रात 3 बजे पाकिस्तानी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा पाकिस्तानी टाइम है, ठीक है। रात 3 बजे मार्केट ओपन होती है तो 12 बजे तक जो टाइम सेशन होगा वो सिडनी सेशन होगा, ठीक है। 12 बजे के बाद जो दूसरा सेशन होता है रात 9 बजे तक, वो लंदन सेशन होता है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक। अब यहाँ नोट करें, 2 टाइम ओवरलैप हो गए हैं। कोई बताएगा कौन सा टाइम ओवरलैप हुआ है? हारी साहब बताओ कौन सा टाइम ओवरलैप? लंदन सेशन, न्यूयॉर्क। बिल्कुल। तो ये सेशन जब ओवरलैप होते हैं ना, इस टाइम मार्केट में ट्रेड बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो ये बड़ा आइडियल टाइम होता है। आपको अगर अच्छी ट्रेड मिलती है तो ये ट्रेड बहुत जल्दी निकलती है प्रॉफिट में या लॉस में, क्योंकि इसमें तेजी बहुत ज्यादा होती है। ओवरलैप टाइम हो गया कौन सा? न्यूयॉर्क और लंदन सेशन का, ठीक हो गया। उसके बाद टोक्यो सेशन होता है 4 बजे से रात 1 बजे तक। आप ये देखें, सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन फिर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब वक्त के साथ आपको पता होनी चाहिए। एज अ ट्रेडर आप अपने आप को इस चीजों, आपको बेस मजबूत होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए फॉरेक्स के इस टाइम कौन सा टाइम चल रहा है, और कोई बताएगा अब ये रात चूज कर सकते हैं क्या? हम लोग ये मार्केट चूज कर सकते हैं या टाइम के हिसाब से? मार्केट बह रही है, ऐसे मार्केट चल रही है। आपने सेशन मार्केट आपको मौका देगी दिन में 4 दफा पैसा कमाने का। अब आपने देखना है कि आप नींद को कुर्बानी देंगे, आप नींद की थोड़ी सी, सुबह सुबह उठेंगे। अब आपका फॉर एग्जाम्पल डेली का टारगेट $100 का है, तो आप $100 हो सकता है टोक्यो सेशन में ही बना लें। हो सकता है दिन इतना बुरा चल रहा हो कि आपके $20 टोक्यो सेशन में हो पाए, तो आपने बाकी के 3 सेशन को अवेल करना पड़े शायद, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप प्रैक्टिस में आओगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है, अच्छा एज अ ट्रेडर आपको सारी चीजें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक चीजें हैं ये सारी। कोई आपसे पूछे ये ना कहना कि हमें नहीं पता, अभी से बेस अच्छी करना शुरू कर दो। अगर आपने एक रिकॉर्ड, क्योंकि जब आपकी बेस अच्छी होगी ना तो आप ही रिकॉर्ड बनाओगे जो आज तक इस दुनिया ने किसी ने नहीं बनाया।
और कितने मार्केट में ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बेसिक चीज़ों का नहीं पता, जो मैं आज आपको कन्वे करने जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को देख लें, ये जो बार बार जिसका वास्ता आपके साथ पड़ेगा। पिप का समझ आ गई सबको, पिप क्या होती है? जी, इसे बकायदा मैं मनी मैनेजमेंट में आपको डिटेल में समझाऊंगा हम पिप किस तरह से फाइंड करते हैं। परसेंटेज, ठीक है, इन पॉइंट्स में आपको पता है कि डेसिमल्स के जो नंबर होते हैं, डेसिमल के बाद उसे पिप कहते हैं, ठीक है। इसके पीछे सारी लॉजिक मैंने आपको बता दी, ये पिप वजूद में कैसे आई। किसी का इस पिप के हवाले से कोई सवाल तो है, बता दे मुझे। अच्छा, दूसरी चीज़ है स्प्रेड और कमीशन। पहले कमीशन होता था, मंथली का मंथली ब्रोकर्स काट लेते थे। उसके बाद जो अब नई चीज़ है वो स्प्रेड है, वो उसी टाइम आपके ट्रेड के दौरान ही कट जाता है। अब ये स्प्रेड क्यों कटता है, इसकी लॉजिक भी मैंने ऊपर बता दिया आपको, क्योंकि ब्रोकर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, उस वजह से ये स्प्रेड काट लेता है। अब हमेशा इवन कि आप अपने डॉलर सेल या बाय भी करोगे ना, आपको 4-5 का फर्क मिलेगा। इवन कि आप अपने ब्रोकर से बैंक में डिपॉजिट ले लो, तभी आपको फर्क आएगा, 5-10 रुपए का फर्क आ जाएगा। परेशान नहीं होना उस टाइम भी, ब्रोकर्स अपनी सर्विस काटते हैं, ठीक है। अब लेवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, लेवरेज भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, बाय, लॉन्ग, बुलिश, सेल, शॉर्ट, बेरिश। बाय का मतलब लॉन्ग और बुलिश का मतलब क्या है, एक ही मतलब है, इनके डिफरेंट नाम है ये, ठीक है। सेल, शॉर्ट, बेरिश। आपको कोई भी कहे यार मैंने आज शॉर्ट किया सेल, शॉर्ट का मतलब क्या होगा, उसने क्या किया है, सेल किया है। बेरिश का क्या मतलब, जो अब ये बेरिश का लफ्ज आपने एक और भी जगह पढ़ा है, जब हमने कलर स्कीम करने जा रहे थे, ठीक है। बेयर कैंडल, बुल कैंडल आ रही थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी अहम चीज है फंड चार्ट। अब फंड चार्ट क्या होता है, फॉरेक्स में हम जो चीज देख के ट्रेड करते हैं, जो चीज हमारे सामने होती है, जो एक्टिविटी, वो फंड चार्ट होते हैं। फंड चार्ट जो है हमारे पास 3 किस्म के हैं। एक है हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है, एक है हमारे पास बार चार्ट, एक है लाइन चार्ट। अब ये लाइन चार्ट जो है पुराने वक्तों में चलता था, इसके मेथड्स भी थे। आजकल जो चल रहे हैं वो कैंडल चार्ट और बार चार्ट चल रहे हैं। ये दोनों चार्ट्स हैं जिनको, यही हमारे पास सोर्स है मार्केट को एनालिसिस करने का। तो अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब तक हम चार्ट को अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे, हम सही डिसीजन नहीं कर पाएंगे बाय और सेल का। तो ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है। वो दरअसल क्या है, आपकी चार्ट रीडिंग अच्छी करना है कि आप किस तरह से, या कैंडलस्टिक चार्ट आ जाए या बार चार्ट आ जाए, हम काम करेंगे बार चार्ट पर। और क्यों काम करेंगे इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी ये मैं बताना चाहिए, फंड चार्ट का नाम जब सुने तो इसका मतलब आपके जहन में आ जाना चाहिए कि कैंडल, बार चार्ट और लाइन चार्ट की बात हो रही है। गॉट इट? ओके। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस मार्केट में होता कौन कौन है, पार्टिसिपेंट्स कौन है इस मार्केट के। सबसे पहले, ये मार्केट इतनी सीरियस मार्केट है जिसमें गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इस मार्केट में बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और कुछ ब्रोकर्स भी इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो अटैच हैं। इन्वेस्टमेंट, कुछ लोग एज ए इन्वेस्टर इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हैं और रिटेल ट्रेडर्स भी हैं, छोटे ट्रेडर, बड़े ट्रेडर, सब। मतलब इस दुनिया का कोई फील्ड का ऐसा बंदा नहीं जो इसके साथ अटैच ना हो, जो इस मार्केट के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो गाइस, ये आज की प्रेजेंटेशन थी जिसमें मैंने आज आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी करवाई और कुछ बेसिक चीज़ें बताई, ताकि आपका एक पिक्चर बने आपके जहन में कि आप क्या सीखने जा रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक आज आपने सीखा, जो अभी तक आपको समरी में बता देता हूँ, आपको याद होना चाहिए। जस्ट आपको ये याद अभी तक है कि फॉरेक्स मार्केट वर्क किस तरह से कर रही है, एक आपको वर्किंग का पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरबैंक ट्रेड्स क्या होती थी और रिटेल ट्रेड्स क्या हैं, उसके पीछे क्या वजह थी। आपको भी ये पता होना चाहिए कि मार्केट का इस टाइम सेशन कौन से, 4 सेशन कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या टाइमिंग होती है। आपको भी ये पता होना चाहिए कि इस मार्केट में मेजर पेयर कौन से हैं, बस आपको भी ये पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर आपको ये पता है, इसका मतलब मैंने आपको आज
आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। किसी का एक कोई क्वेश्चन है आसिफ भाई, हाँ, अब ये 6 मिनट हैं, आप कोई सवाल है मैं उसका आंसर करूंगा, कोई वन बाय वन कोई भी पूछ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जी पूछिए। रिटेल ब्रोकर्स और प्रोफेशनल ब्रोकर, क्या है इनको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? रिटेल ब्रोकर नहीं होते, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स सॉरी, हाँ रिटेल ट्रेडर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स। अच्छा, रिटेल ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स। अच्छा, यहाँ जब प्रोफेशनल मनी की बात आती है, इसका मतलब बिग प्लेयर्स जिनके लाखों करोड़ों के फंड्स होते हैं, लाखों करोड़ डॉलर्स के, उसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं। यानी हम यूं कहते इसका हैं कि कोई एक वो कैप होता है इसका कोई कि इतने हाँ, पे ये? बिल्कुल इसका हम जब हम हारिस इसको सेकंड करेगा लेवल 1 और लेवल 2 बुक आ गई यहाँ पर, हाँ, लेकिन अभी ये मैं आपको डिस्कस करना एडवांस चीजें है। आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल हम कहते हैं कि मार्केट में प्रोफेशनल एंटर हो गए हैं। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है कि बिग प्लेयर एंटर हो गया, जो बड़े फंड के साथ आता है। मतलब अगर रिटेल ट्रेडर्स आता है ना $5 के साथ, तो वो $5 लाख के साथ एंटर होता है। ठीक है, प्रोफेशनल उसे कहते हैं, रिटेल ट्रेडर इसे कहते हैं। और कोई सवाल? चलें, किसी का कोई और सवाल है? आसिम भाई, एक इसी सवाल को फराज भाई की बात अधूरी रह गई, इसी को मैं अगर थोड़ा सा ऐड कर दूं, अगर गलत बताऊं तो आप सही कर दीजिएगा। करें बात करें। रिटेल ट्रेडर और दूसरे कौन थे? प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ये वाले ना, ये बात है। हाँ, अब इसके अंदर वही वाली बात है कि मतलब हम जैसे जो ट्रेडर हो, भले वो 1000 से अकाउंट लगाएं या 1 लाख का अकाउंट हो, बिल्कुल, ये हमारी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं, वो बेसिकली मार्केट को चला रहे होते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि उनके पास इख्तियारात होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा होती है कि मार्केट को वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। हमने अपने सर्वाइवल के लिए उनकी चालों को समझना है कि हमने बेसिकली सर्वाइव कैसे करना है, उसी से रिलेटेड ये पूरा कोर्स है। ये आहिस्ता मैं आपको ये चीजें मजीद बताऊंगा सब के साथ साथ। जब अभी तो हमारा आज पहला दिन है, मैं समझ गया। जी ठीक है, पहला दिन है, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। जो नेक्स्ट सेशन जो है हमारा मंडे को, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। और हम बाकायदा 3 दिन जो हम बात करेंगे वो इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बात करेंगे। और जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है उसको हम यूज़ करेंगे पीसी में। और किसी का सॉफ्टवेयर रह गया तो वो मुझे बता देगा कि मैं उसको ये फाइल भी शेयर कर दूंगा। इसके साथ इसमें सारी वीडियो है, ठीक है, आप इसको चलाकर इसको 1 बाय 1 मिनट हर चीज़ बताई हुई है, तो वो उसे देख लेगा। चलें, उम्मीद करता हूँ गाइस। आसिम भाई, वो जो इंस्टॉलेशन था वो तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है अपने बैक एंड, सुबह को आपके लिए कर ली थी वो आप देखो। ओके, तो मुझे फाइल डाल दीजिएगा उसमें ग्रुप में, तो मैं जी इंस्टॉल कर लूँगा। ये फाइल जी। चलें, 3 मिनट हैं हमारे।